हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का ये 7वां वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इस बार हम आप लोगों को द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का चौथा लेसन समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं आप धैर्यपूर्वक इस लेसन को समझेंगे। तो चलिए हम पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकॉनमी, यानी वर्ल्ड का जो इकॉनमी है, विश्व का जो इकॉनमी है, उसको फिर से बिल्ड करना है। वो गड़बड़ा गया था। कब गड़बड़ा गया था बच्चों? 1929 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्रेट डिप्रेशन जो हम आपको पढ़ाए थे, उस समय आपका विश्व का इकॉनमी गड़बड़ा गया था। तो यहाँ उसको ठीक किया गया था। कुछ सालों के बाद इकॉनमी को सुधारा गया था। फिर ये इकॉनमी बच्चों तब गड़बड़ाया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भी यह इकॉनमी गड़बड़ा गया था। तो उस बिगड़े इकॉनमी को फिर से सुधारा गया था। तो हमें पढ़ाई करनी है द पोस्ट वार ईरा, यानी एक ऐसे युग की पढ़ाई करनी है जो वार के बाद आया था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। यहाँ हमें वह पढ़ाई करनी है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया था। तो देखिए, यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू होती है। द सेकेंड वर्ल्ड वार, यहाँ से पढ़ाई शुरू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के करीब 20 वर्षों के पश्चात, यानी 2 डिकेड्स के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। और ये विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक लड़ा गया। समझिएगा कितने सालों तक यह युद्ध चला बच्चों, आप यहाँ जोड़ सकते हैं। करीब 6 सालों तक यह लंबी लड़ाई लड़ी गई। और इस बार यह द्वितीय विश्व युद्ध 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था। इस बार फिर यह विश्व युद्ध 2 पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ थे एलाइज पावर्स। एक्सिस पावर्स में नाजी जर्मनी थे, जापान था और इटली था, जबकि एलाइज पावर्स में ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन था और यूएसए यानी अमेरिका था। तो ये 3 देश एक तरफ थे। एक्सिस पावर्स में आप देख सकते हैं नाजी जर्मनी, यानी वो जर्मनी जिस समय नाजी पार्टी के लोग शासन करते थे। और हिटलर जो था वो वहाँ का रूलर था, एक बहुत बड़ा तानाशाह, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह वो समझा जाता था, डिक्टेटर समझा जाता था। उसी तरह से इटली में बच्चों मुसोलिनी था, वो भी बहुत बड़ा तानाशाह था। और जापान भी उस समय एक कॉलोनियल पावर के रूप में जन्म लिया था, इंपेरियल पावर के रूप में जन्म लिया था, जो कई इलाकों पर अपना कॉलोनी बनाना चाहता था। तो ये सब शक्तिशाली देश थे। और इधर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन और यूएसए भी कम शक्तिशाली नहीं थे। तो इस तरह से इधर ये कहलाए एक्सिस पावर्स और उधर वो कहलाए एलाइज पावर्स। इन दोनों के बीच युद्ध चला। परिणाम क्या है? परिणाम यही आया बच्चों, एक्सिस पावर्स युद्ध हार गए और एलाइज पावर्स इस युद्ध को जीत गए। ये परिणाम आया। इसके अलावा हमें कुछ आर्थिक परिणामों पर भी ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ और भी परिणाम को समझेंगे। इस युद्ध के पश्चात, यानी इस युद्ध में बच्चों करीब 60 मिलियन लोग मारे गए थे। 60 मिलियन लोग इस युद्ध में मारे गए थे और उससे कई मिलियन ज़्यादा लोग इसमें घायल भी हुए थे।
इस युद्ध में बच्चों बैटलफील्ड में जितने ज़्यादा सोल्जर मारे गए थे उससे कई गुना ज़्यादा आम नागरिक, जो आम नागरिक हैं, कॉमन पीपुल, जो युद्ध में नहीं रहते हैं, वो मारे गए थे, जो कि गांव और शहरों में रहते हैं। यानी सोल्जर से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे। यह ऐसा विश्व युद्ध हुआ था। इस विश्व युद्ध में बच्चों जितनी ज़्यादा बम्बार्डिंग और अटैक बैटलफील्ड में होती थी उससे कई गुना ज़्यादा अदर जगहों पर होती थी। यानी यह युद्ध बैटलफील्ड में कम लड़ा गया, दूसरे जगहों पर ज़्यादा लड़ा गया। वैसे तो यह युद्ध बच्चों जमीन पर भी लड़ा गया था, आकाश में भी लड़ा गया था और पानी में भी लड़ा गया था। कोई इलाका खाली नहीं था। लैंड, एयर और सी सब इस्तेमाल किए गए थे और हर जगह यह युद्ध हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्षति इस युद्ध में देखा गया। आप देख सकते हैं इसमें जापान लड़ रहा है, नाजी जर्मनी जो यूरोप का है, इटली यूरोप का है, ब्रिटेन यूरोप में है। तो ये सारे देश जब लड़ रहे थे बच्चों, तो एशिया और यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा इस युद्ध में बर्बाद हो चुका था। यह देखा गया, एशिया और यूरोप का बहुत बड़ा एरिया बर्बाद हो गया, क्योंकि यूरोप के कई देश इस युद्ध को लड़ रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ रहे थे। तो इसमें बहुत बड़ा एरिया एशिया का और अफ्रीका का, एशिया का और यूरोप का बर्बाद हो चुका था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब यह युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात बच्चों यूएसए और ये सोवियत यूनियन, जिसको आप रसिया कह सकते हैं, तो अमेरिका और रसिया दो सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सामने आए थे। इस विश्व युद्ध के बाद ये दो सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सामने आए थे। अमेरिका अपनी ताकत दिखाया था, परमाणु बम पटक कर परमाणु बम गिराया था जापान पर, जापान के दो शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर ये परमाणु अटैक करके अपनी परमाणु शक्ति को दिखाया था। तो इससे अमेरिका एक पावरफुल कंट्री, उस समय बच्चों किसी के पास परमाणु शक्ति नहीं थी अमेरिका को छोड़कर, तो अमेरिका सबसे पावरफुल दिखाई दिया। और दूसरी तरफ रसिया भी अपनी शक्ति को दिखाया था बच्चों। रसिया जहां वो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री था, वह एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री से बाहर निकला और अपने आप को एक पावरफुल कंट्री में बदल कर दिखा दिया। तो इस तरह से ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद बच्चों अमेरिका और रसिया दो सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सामने आए थे। अब आगे हम पढ़ाते हैं आपको ये टॉपिक 4.1 पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। यानी युद्ध के बाद सेटलमेंट होता है बच्चों और संस्थाएं स्थापित की जाती है। संस्थाएं स्थापित की जाती है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ये संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। तो इन संस्थाओं को हमें ध्यान देना है, ये किस प्रकार की संस्थाएं हैं ये हमें समझना है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व के जो अर्थशास्त्री लोग थे और जो पॉलिटिशियन लोग थे उन लोगों को दो शिक्षा मिला। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे विश्व के जो अर्थशास्त्री थे और जो पॉलिटिशियन लोग थे उन लोगों को दो शिक्षा मिला। पहली शिक्षा ये मिला कि मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। यानी जब तक मास कंजप्शन नहीं होगा, किसी भी चीज़ का खपत लार्ज स्केल में नहीं होगा, तब तक आपका मास प्रोडक्शन बेकार है। आप बहुत सारा सामान बना लेते हैं और उसका कंजप्शन नहीं हो पा रहा है तो आपका सारा प्रोडक्शन बेकार है। ये समझ में आया
विश्व के अर्थशास्त्री लोगों को जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उनको दो शिक्षा मिला। उन्हें ये मिला कि मास प्रोडक्शन के लिए मास कंजप्शन जरूरी है, और मास कंजप्शन तभी होगा जब लोगों के पास इनकम होगा, और इनकम लोगों के पास तभी होगा जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारी चीज विश्व के अर्थशास्त्री लोगों को समझ में आ रही थी। फिर आगे एक शिक्षा उनको मिला, द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट देना है, सभी लोगों को पूरा रोजगार देना है। और फिर उनको समझ में आया कि फुल एम्प्लॉयमेंट तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि किसी भी सरकार का, यानी किसी भी देश की सरकार का 3 चीजों पर नियंत्रण नहीं होगा। पहला चीज फ्लो ऑफ गुड्स यानी फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा फ्लो ऑफ कैपिटल, और तीसरा फ्लो ऑफ लेबर। अगर सरकार ये तीनों चीजों पर कंट्रोल कर लेती है तो वह अपने देश के हर नागरिक को फुल एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, जिससे कि वहाँ क्या शुरू होगा, मास कंजप्शन शुरू होगा, और उस देश में मास प्रोडक्शन भी जिंदा रह सकता है। तो इस बात को समझें दुनिया के अर्थशास्त्री लोग। और तब शुरू हुआ अगला टॉपिक 4.2, द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। तो द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स बच्चों, ये समझने से पहले आप इसको फिर से समझिए। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट को लेकर दुनिया के कई वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन क्या किए, एक कॉन्फ्रेंस किए कि हम अपने देश में जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल बनाएंगे, स्टेबल इकोनॉमी रखेंगे, जिससे कि इनकम जो फ्लैक्चुएट करता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इसको कंट्रोल करेंगे। तो स्टेबल इनकम चाहते थे, स्टेबिलिटी उसमें लाना चाहते थे अपने इकोनॉमी में। और दूसरा उनका क्या लक्ष्य था, फुल एम्प्लॉयमेंट देना है, पूरा रोजगार देना है। और इसी को लेकर, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो वर्ल्ड वार लड़ लिए थे, ये लोग क्या किए कि एक कॉन्फ्रेंस किए। उस कॉन्फ्रेंस का नाम यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस था। अब देखिएगा, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्रों का, यानी कई देशों का यह कॉन्फ्रेंस एक सम्मेलन था, जिसमें मॉनेटरी को लेकर चर्चा हो रही थी। मॉनेटरी समझ रहे हैं बच्चों, पैसा, और फाइनेंशियल, पैसा देना है, फाइनेंस करना है, जिससे कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है जिन देशों में, वह डिस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्शन में बदलना था। यानी सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसको पुनः तैयार करना था, और उसके लिए पैसे की जरूरत थी। तो फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस ये बैठाया गया जुलाई 1944 में। ये वेस्टर्न कंट्रीज थे बच्चों जो ये कर रहे थे, ये यूरोप के ही वेस्टर्न कंट्रीज थे जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये कॉन्फ्रेंस जुलाई 1944 में हुआ था। और इस सम्मेलन में, यह जो सम्मेलन था, यह अमेरिका के जो हैम्सफायर नाम का जगह है, जहां एक छोटा सा जगह है ब्रेटन वुड्स, वहीं पर यह सम्मेलन किया जा रहा था। समझिएगा, ये सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्सफायर के पास एक ब्रेटन वुड्स जगह है, वहीं पर यह सम्मेलन किया जा रहा था। और इस सम्मेलन को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी लोग जानते हैं, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और इस सम्मेलन में इन लोगों ने 2 संस्थाओं को स्थापित किया। एक संस्था का नाम था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी संस्था का नाम था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसी इंटरनेशनल बैंक को आगे वर्ल्ड बैंक के नाम से लोग जाने।
और ये वर्ल्ड बैंक के नाम से फेमस हुआ। तो ये जो सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन के बाद दो संस्थाओं का जन्म हुआ एक साथ बच्चों, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। यानी IMF और IBRD ये दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं और ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। समझ में आ रही है? और जिस सिस्टम से ये काम करते हैं, जिस इंटरनेशनल सिस्टम से ये काम करते हैं, उसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं। तो इनके सिस्टम में है क्या? कई देशों की मुद्रा करेंसी आपस में एक्सचेंज होती है। तो जो एक्सचेंज करने का पॉलिसी अपनाया गया था उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहा गया था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी हमारे देश का जो रुपया है वह डॉलर में जब चेंज होगा तो उसका जो रेट होगा वो फिक्स्ड होगा। और अमेरिका इसमें बुद्धिमानी किया था। अमेरिका अपने डॉलर का वैल्यू 35 पर ऑunce गोल्ड लगा दिया था। ये अमेरिका यहाँ चालाकी किया था। तो ये सारी पढ़ाई इस टॉपिक में करनी है। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, यानी युद्ध के बाद जो साल आए उसको जानना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया और जब इस तरह की संस्थाएं आ गई, IBRD, IMF जैसी जब संस्थाएं आ गई, तो दुनिया में जो व्यापार था, दुनिया में जो व्यवसाय हो रहा था वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लोगों का इनकम भी बढ़ रहा था। तो विश्व का जो व्यापार था वह देखा गया कि हर साल 8% बढ़ रहा है और लोगों का इनकम हर साल 5% बढ़ रहा है। यह बहुत अच्छा संकेत देखा गया द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स में कि इनकम भी बढ़ रहा है और व्यापार भी बढ़ रहा है। और बेरोजगारी दर तो 5% से भी नीचे गिर गई थी। यानी बहुत कम संख्या में लोग बेरोजगार थे, सबके पास एम्प्लॉयमेंट आ गया था। ये सब कहाँ हो रहा था? तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन में हो रहा था। पश्चिम के जो भी औद्योगिक राष्ट्र थे वहाँ ये सब हो रहा था। अब इसका देखा देखी जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो शुरू कर दिए। वो भी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ जाना चाहते थे, तो वो भी पैसा इन्वेस्ट करने लगे दूसरे देश से इंडस्ट्रियल मशीनरी खरीदने में, दूसरे देश से जो भी टेक्नोलॉजी था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसको खरीदने में। जो भी इक्विपमेंट था दूसरे देशों के पास यानी विकसित राष्ट्रों के पास वो परचेज करने लगे। तो ये काम डेवलपिंग कंट्रीज भी करने लगे क्योंकि वो भी विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे। तो यह युग आया था द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। अब आइए हम आपको आगे समझाते हैं डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसमें बच्चों आपको पढ़ना है कि डीकोलोनाइजेशन का काम हुआ, यानी विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हुआ उसके 20 वर्षों के बाद, यानी 1945 से 20 वर्षों के बाद, आप समझिए एशिया और अफ्रीका के जो बहुत सारे देश गुलाम थे वो डीकोलोनाइज होने लगे, यानी वो आज़ाद होने लगे। बहुत जगह आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो इसी प्रकार से एशिया अफ्रीका के कई देश आज़ाद हो रहे थे, जिसको डीकोलोनाइजेशन कहा गया, यानी कॉलोनी ख़त्म होने लगा और वहाँ इंडिपेंडेंस आया, आज़ादी आ गई। तो जैसे ही ये देश आज़ाद हुए तो ये इन देशों में बहुत ज़्यादा क्या था बच्चों? गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, ये सारी प्रॉब्लम थी और बहुत भयंकर ये सारी प्रॉब्लम थी। अब सबसे पहले जो देश आज़ाद हो रहे थे उनको गरीबी से बाहर निकलना था, उनको अपने देश के लोगों को भूखमरी से बाहर निकालना था, बेरोजगारी से बाहर निकालना था। तो इनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये पैसा किसके पास था बच्चों? तो दो संस्थाओं के पास, IMF के पास और IBRD के पास।
IMF और IBRD ये दो बहुत बड़े संस्था थे, यानी वर्ल्ड बैंक के पास बहुत सारा पैसा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा था। जबकि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ये संस्था किसके लिए बना था? तो ये संस्था बना था वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जो वर्ल्ड वार लड़े थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार लड़े थे, उनके लिए बना था। उनको डेवलपमेंट करना था, उनको रिकंस्ट्रक्शन करना था, इसलिए ये संस्था बना था। ये संस्था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं बना था। लेकिन एक समय आया जब वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके थे, विकसित हो चुके थे। वो अब इन संस्थाओं से मदद नहीं ले रहे थे। तो इन संस्थाओं को लगा कि अब हम लोगों को कोई चाहिए जिसे हम लोग अपना पैसा फाइनेंस कर सकें। तो जब डेवलप कंट्रीज इनसे मदद लेना बंद कर दिए, किनसे बच्चों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी वर्ल्ड बैंक से या IMF से। तो ये जो इंटरनेशनल संस्थाएं थी, ये डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ मोड़ी, अपना ध्यान आकर्षित की, उधर शिफ्ट की, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर गरीबी है, भूखमरी है, तो उनकी सरकार को पैसा चाहिए। तो अब ये उधर ध्यान लगाते हैं। तो इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज थे, वो चले गए इंटरनेशनल संस्थाओं के पास फाइनेंशियल मदद मांगने। तो सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। जो संस्थाएं थी, उसका जो मालिक था, जो उसको हैंडल कर रहा था बच्चों, वो वेस्टर्न कंट्रीज थे, पश्चिम राष्ट्र थे, जो कभी एशिया अफ्रीका के कई देशों को गुलाम बनाए थे। यानी हमारे विकासशील देश किसके पास पहुंच गए? उन्हीं लोगों के पास मदद मांगने जो कभी इनको गुलाम बनाए थे। तो बताइए, वो कभी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। उन्होंने मदद किया, बदले में डेवलपिंग कंट्रीज के जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका शोषण करना शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा शोषण तो अमेरिका किया, क्योंकि अमेरिका के पास एक वेटो पावर था, जिससे वो किसी भी लोगों का डिसीजन बदल सकता था। तो सबसे पावरफुल था अमेरिका। इस इंटरनेशनल संस्थाओं को चलाने में सबसे ज़्यादा पावर अमेरिका के पास था बच्चों उस समय। अमेरिका इसका खूब फायदा उठाया। तो कुछ सालों के बाद डेवलपिंग कंट्रीज को समझ में आ गया कि हम लोग जब तक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास रहेंगे, ये हमारा केवल फायदा उठाएंगे, हम लोगों को किसी तरह का मदद नहीं करेंगे। जब ये बात इनको समझ में आ गई, तो डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी थे, सब ऐसे इंटरनेशनल संस्थाओं को छोड़ दिए, और ये डेवलपिंग कंट्रीज अपना खुद का एक संगठन तैयार किए, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए, जिससे कि एक दूसरे को मदद कर सकें, जिस एक ग्रुप बनाए बच्चों। ये लोग खुद ऑर्गेनाइज्ड होकर, ये डेवलपिंग कंट्रीज की जो सरकारें थी, ये खुद ऑर्गेनाइज्ड होकर अपना खुद का ग्रुप बना लिए, जिसको G77 कहा गया, ग्रुप ऑफ 77। और इन्होंने अपना एक नया न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर तैयार किया। अपना एक नया इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर तैयार किया कि अब हम लोग आपस में किस तरह से आर्थिक स्थिति को संभालेंगे, इसको इन्होंने तैयार किया। तो इसमें बच्चों इन्होंने क्या तैयार किया? इसमें तैयार किया कि अब हम लोगों के देश में जो रिसोर्सेज होगा, उस पर हमारा अपना नियंत्रण होगा, और हम लोग अगर रॉ मटेरियल किसी को सप्लाई करते हैं, तो उसका जो दाम होगा वो बिल्कुल फेयर होगा। ये इन्होंने तय किया कि कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी का फायदा नहीं उठाएगा, और हम लोग वर्ल्ड मार्केट में अपने गुड्स को सप्लाई भी करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग फाइट करेंगे, लड़ेंगे, अपने गुड्स को बेचेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर तैयार करके G77 जो ग्रुप बना था डेवलपिंग कंट्रीज, वो अपना काम करना शुरू कर दिया।
तो ये पढ़ाई आपको करनी है डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस में। अब हम आते हैं एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ब्रेटन वुड्स जो संस्था बना था, इसका कहीं ना कहीं एंड हुआ। तो संस्था का एंड नहीं हुआ, संस्था का जो सिस्टम था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये खत्म हो गया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के जगह पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्यों आया? क्योंकि एक ऐसा समय आया जिस समय अमेरिका की टक्कर में कह सकते हैं कई वेस्टर्न कंट्रीज विकसित हो चुके थे। अब उनको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अपनी मुद्रा को एक्सचेंज करने में नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि तुम्हारे करेंसी के मुकाबले अब मेरे देश का भी करेंसी आ चुका है, तो हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तुम्हारे साथ नहीं चलाएंगे, अब मेरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलेगा। यानी मार्केट के अनुसार तुम्हारे डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा। तो दिक्कत हो गया, अमेरिका का जो डॉलर था ना, वो गोल्ड के मुकाबले अपना वैल्यू कंट्रोल नहीं कर पाया। यानी गोल्ड का वैल्यू बढ़ने लगा और डॉलर का वैल्यू गोल्ड के अनुसार बढ़ नहीं रहा था। तो वहां भी अमेरिका का जो करेंसी था फेल होने लगा। तो विश्व के कई देश प्रेशर देने लगे अमेरिका को कि हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर अब बिजनेस नहीं करेंगे, आप अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हटाइए और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखिए। अब आपके डॉलर का वैल्यू फ्लोट करेगा मार्केट के अनुसार, है ना, बढ़ेगा और घटेगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट खत्म हो गया, माने ब्रेटन वुड्स का जो सिस्टम था वह खत्म हो गया। और क्या आया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यही वो दौर था जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज वो लोकेशन खोजने लगे जहां वो इंडस्ट्री लगा सके चीप एंड बेस्ट। और ये लोकेशन उनको मिला एशियाई देशों में, सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना को देखें, जहां बहुत ही लो कॉस्ट पर ये अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते थे। लो कॉस्ट प्रोडक्शन इनको दिखाई दिया कि इंडिया और चाइना सबसे सस्ता जगह है, यहाँ लेबर का कॉस्ट कम है, यहाँ रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम है, यहाँ लैंड का कॉस्ट कम है। तो कम कॉस्ट पर चीज़ हम बना सकते हैं और फिर उसको दुनिया के किसी भी मार्केट में सेल कर देंगे मुनाफे में। तो ज़्यादा मुनाफा होगा, कम कॉस्ट में सामान बन जाएगा और अधिक मुनाफा होगा जब हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। तो दुनिया के कई इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज थे यूरोप के, वो सब मूव किए, है ना, शिफ्ट किए अपना प्रोडक्शन कहाँ? एशियाई देशों में, तो सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना में। तो आप क्या देखें कि उनका जो कैपिटल है, कैपिटल फ्लो करके अब कहाँ आने लगा? इंडिया और चाइना। तो एक यही समय था, हम जब इस लेसन को शुरू किए थे तो हम क्या बताए थे कि दुनिया का पैसा कहाँ आता था? गोल्ड और सिल्वर कहाँ आता था? इंडिया और चाइना। यहीं से पढ़ाई शुरू हुई थी। जब सिल्क ट्रेड हो रहा था भारत में, जब कॉटन का ट्रेड हो रहा था, स्पाइसेस का हो रहा था, तो दुनिया के कई देशों का गोल्ड और सिल्वर ये सब इंडिया और चाइना आ रहा था। फिर बीच में क्या हुआ बच्चों? इंडिया चाइना गरीब हो गए, हमारे देश का बहुत सारा पैसा, जब हम लोग कॉलोनाइज्ड हो गए, गुलाम हो गए, तो हमारा पैसा उधर चला गया। और एक ऐसा दौर फिर लास्ट में आ गया जब उन लोगों का पैसा चाहे किसी भी बहाने वो कैपिटल अब फिर से इंडिया और चाइना आने लगा। तो इस तरह से एक कहानी जो है यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम भरपूर कोशिश किए हैं बच्चों आपको समझाने के लिए, और मेरी मेहनत सफल है कि नहीं ये तो आप ही बताएंगे। तो हम इंतज़ार करेंगे कि कितना आपका लाइक आता है। जितना ज़्यादा लाइक आएगा हम समझेंगे कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। आप खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, उत्साह से भरे रहिए। अतुल सर हर कीमत पर आपको पढ़ाएंगे। देखिए पसीना बह रहा है, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है जिससे कि आवाज़ साफ साफ आपको सुनाई दे सके। तो कष्ट में पढ़ाते हैं,
चलिए क्या कीजिएगा, आप लोग को पढ़ाने का शौक़ है, खुशी है। चलिए सब ठीक है, आप भी उम्मीद है ठीक होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।